जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के जो है 50 मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, यह सारे ही प्रश्न कम से कम आपके 2 से 3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। जब जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो किस तरफ मुड़ती है? ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी है अभिलंब से दूर, और ऑप्शन सी क्या है? अभिलंब के संपाती, और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखिएगा प्यारे बच्चों, जब विरल माध्यम से, ध्यान रखिएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। इसी में अगर आपको विरल से सघन गया तब विरल अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट आता है, जब सघन से विरल में जाएगा, इसके जस्ट उल्टा अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किरण किस ओर मुड़ेगी? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। ऑप्शन बी तब जो है सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट को, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। कह रहे निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, यहां कह रहा है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने में उपयोग नहीं जिसका होता है? तो ऑप्शन ए है जल, बिल्कुल इसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी है कांच, इसका भी उपयोग होता है। ऑप्शन सी है प्लास्टिक, इसका भी उपयोग होता है। ऑप्शन डी जो दिया है, ऑप्शन डी मिट्टी, इसका बिल्कुल भी प्रयुक्त या उपयोग नहीं होता है कोई भी लेंस बनाने में। तो ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के बच्चों कितने नियम होते हैं? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बच्चों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों? याद रखिएगा, 2 नियम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 4 इसी में पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। पहला प्रश्न था प्रश्न संख्या 3 की अपवर्तन के कितने नियम है, इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका भी याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवर्तन पूछे या फिर परावर्तन पूछे, 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों। कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों? ऑप्शन देखिएगा 4 दिए हैं, तो आपको याद रखिएगा ये फॉर्मूला। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो साइन आई बट्टे साइन आर जो है फॉर्मूला होता है। क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए ही यहां दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 6 को पढ़िएगा बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अब देखिए फॉर्मूला आवर्धन यानी एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आपको पता होगा, भी बट्टे यू होता है। तो आवर्धन यहां जो है अवतल लेंस का कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां दिया है, भी बट्टे यू, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आपको याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा काल्पनिक होता है। ये जो इमेजिनरी यानी काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। काफी ये प्रश्न बच्चों महत्वपूर्ण है, बार बार ये आपसे पूछा जाता है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत कहने का मतलब है बच्चों दाढ़ी बनाने के लिए। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 9 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों, पढ़िएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप जो है निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कह रहा है कि कोई जो है शब्दकोश में छोटे छोटे अक्षर है, उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस जो है पसंद करेंगे? तो ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर का
फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का जो है आप उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे, पसंद करेंगे। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है 10 की ओर। देखिए क्या रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिएगा पर जो क्या कह रहा है कि गोलीय जो दर्पण होता है, इस तरह से गोलीय दर्पण होता है, इसका कह रहा है प्रावर्तक पृष्ठ, मतलब प्रावर्तक पृष्ठ के जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है बच्चों, बहुत ही ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है कि समान नेत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा दूर बिंदु पूछा जा रहा है बच्चों, आपको धरफरा के आंसर नहीं देना है, न्यूनतम आपको नहीं पूछा रहा स्पष्ट दृष्टि, यहां से दूर बिंदु पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र, हम लोगों के नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो याद रखिएगा यहां जो है अनंत जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, धरफरा के 25 सेंटीमीटर इसका आंसर नहीं दीजिएगा। क्लियर है, तो मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न जो है 12 कह रहा है स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जो है किस रंग का किरण का झुकाव जो है सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। प्रश्न 13 कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 14 कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। हम लोगों का जो आंख है वह पूछा जा रहा है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस भाग पर बनाता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है रेटिना, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन डी है पुतली। तो किस पर जो है ये जो है प्रतिबिंब बनाता है जो हमारी नेत्र, तो याद रखिएगा यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो रेटिना पर बनाता है या फिर परितारिका। अगर रेटिना नहीं रहेगा तो ऑप्शन में परितारिका बिल्कुल रहेगा, तो उसी को आपको लगा देना है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 15 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा ये जो है प्रकाश की प्रकीर्णन की जो है परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 16 कह रहा है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो यहां आपको 25 सेंटीमीटर लगाना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक में आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम जो है कहां तक आंख देख सकता है, अधिकतम दूरी पूछा जाएगा, और एक जो है न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा। तो दो प्रश्न इससे बनते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 17 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। जब किसी व्यक्ति के आंखों में जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 18 कह रहा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, लाल रंग यानी रेड। प्रश्न जो है 19 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बच्चों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अधिकांश किरणों का अपवर्तन जो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या फिर वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। अधिक प्रकीर्णन कौन सा रंग या वर्ण करता है बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो नीला जो है इसका बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यही जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रश्न 21 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर बच्चों बार बार आपसे पूछा जाता है कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखिएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 22 कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे जो है विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब सौर ऊर्जा को जो है सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, उस युक्ति का क्या नाम है बच्चों। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाएगा आपसे। सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल जो होता है। सौर सेल आप सुने होइएगा, गांव घर में सौर प्लेट नहीं कहता है, वही उसी को हम लोग सौर सेल बोलते हैं। तो वह जो क्या करता है तो सौर ऊर्जा को डायरेक्ट जो है सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है।
याद रखिएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी आपको लगाना है। प्रश्न 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित जो है नहीं करता है। बच्चों कौन जो है निरूपित नहीं करता है, तो याद रखिएगा एक पी बराबर क्या फॉर्मूला, पी बराबर होता है वी आई होता है, पी बराबर जो है वी स्क्वायर बटे आर भी होता है, पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर भी होता है। तो यहां देखिएगा तो ऑप्शन जो है आई आर स्क्वायर दिया है, ऑप्शन बी अगर गौर से देखिएगा ये जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो यहां से जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 कह रहा है कि किस उपकरण में जो है धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कौन उपकरण में जो है धन आवेश और ऋण आवेश नहीं होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कुंडली में जो है धन और ऋण नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 26 की ओर, कह रहा है कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता पूछे या फिर वैद्युत प्रतिरोधकता पूछे, दोनों बात बराबर ही है। तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ओम मीटर होता है, क्या होता है, कभी कभी आपको साइन इस तरह से रहेगा ओम मीटर, याद रखिएगा ऐसा भी दिया रहेगा, तो इसका जो है ओम मीटर का ये भी साइन संकेत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी होती है बच्चों, ऑप्शन ए है कि 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा यानी डीसी होती है, कि ऑप्शन बी कह रहा है कि 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा मतलब 12 वोल्ट पर डीसी होती है, ऑप्शन सी कह रहा है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी होती है, ऑप्शन डी कह रहा है कि 12 वोल्ट पर जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी होती है। तो याद रखिएगा हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें जो है कौन सी धारा होती है बच्चों, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो 220 वोल्ट पर जो है एसी करंट होता है, कौन होता है, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 28 का है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। जब किसी भी जो है चालक तार से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो है प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो गतिशील जो कण होगा वह इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है बच्चों। प्रश्न 29 कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा आर बराबर जो है V बट्टे आई होता है, क्या होता है, आर बराबर V बट्टे आई होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा यहां ऑप्शन जो है सी दिया है बच्चों, गौर से देखिएगा ये जो आर बराबर V बट्टे आई है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रतिरोध का सूत्र। प्रश्न 30 कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। आप अपने हाथ के जो है 3 उंगली, एक जो है अंगूठा, उसके बाद वाला उंगली को हम लोग तर्जनी बोलते हैं, और मध्यमा बीच वाला जो होता है उसको हम लोग मध्यमा बोलते हैं। 3 उंगली को इस तरह से फैलाइए कि तीनों जो है समकोण यानी 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो यहां जो है तर्जनी जो होगा वह किसको आरोपित करता है बच्चों, तो याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और डाउट होता है इसमें बच्चे को। याद रखिएगा तर्जनी जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 31 कह रहा है बच्चों, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जरा गौर से पढ़िएगा, काफी लंबा प्रश्न है लेकिन काफी आसान है। कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। देखिए बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर कोई जो है धन आवेशित कण को हमने जो है प्रक्षेपित किया मतलब फेंका, और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है उसे उत्तर की ओर जो है विक्षेपित कर दिया गया मतलब खींच लिया गया। तो पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो याद रखिएगा ऊपरी मुखी है, ऊपरी मुखी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 32 कह रहा है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। उष्मीय जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, उष्मीय जो है सिद्धांत पर यह कार्य करता है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 33 की ओर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पढ़िएगा। कह रहा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी जो होता है बच्चों उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा बैटरी से जो है दिष्ट धारा यानी डीसी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 34 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। याद रखिएगा बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, फैराडे। प्रश्न जो है 35 कह रहा है, जरा गौर से पढ़िएगा, यह भी प्रश्न लंबा है लेकिन काफी आसान है। कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, मतलब घूर्णी गति कर रही है। कह रहा है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। याद रखिएगा बच्चों डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मात्र आधे परिवर्तन के पश्चात जो है
इसका सही हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 36 को पढ़िएगा, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो है उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? बच्चों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जनरेटर यानी जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 37 कह रहा है लघु पतन के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है क्या हो जाता है? लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है परिपथ में बच्चों? तो बहुत अधिक हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है यहां जो है देखिए उल्टा लिखा गया है, तो इस तरह से ऑप्शन बी यहां बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 38 कह रहा है बच्चों कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको जरा गौर से पढ़िएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी चुंबक छड़ के अंदर पूछा जा रहा था इसलिए। प्रश्न जो है 39 कह रहे घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू हम लोगों के घरों में जो है विद्युत परिपथ होते हैं तो उसमें जो है उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो आपको याद होगा बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो काला होता है। कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 40 कह रहा है कि भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? याद रखिएगा बच्चों, किसने किया था? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 42 कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बच्चों जल विद्युत संयंत्र जो है कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 43 कह रहा है कि पवन जो है विद्युत जनित्र में जो है पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चल रहे। प्रश्न जो है 44 कह रहा है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? बच्चों याद रखिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो है ये स्थित है। प्रश्न 45 कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन का जो है उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ जो है ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हो जाएगा? बच्चों याद रखिएगा यहां जो है प्राकृतिक गैस जो है ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 47 कह रहा है कि कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बच्चों याद रखिएगा जैव मात्रा या बायोमास जो है, ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न जो है 48 कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? पर जो यहां से अगर देखिएगा तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 49 की ओर। कह रहा है कि और नवीकरणीय ऊर्जा है, यहाँ जो और नवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा? पर जो याद रखिएगा यहाँ जो है कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो और नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब हुआ कि इससे जो है प्रदूषण जो है आपको बहुत अधिक होता है, इसलिए जो और नवीकरणीय बोला जाता है, और नवीकरणीय बोलता है जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 50 कह रहा है कि ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो देखिए यहां जो है कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ऑप्शन सी दिया है, ये ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी के 50 मोस्ट विभिया ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा बच्चों ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप देखेंगे तो इस वीडियो से आपको 60 से 70% डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।